अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। मैं हूं आपके साथ फ़ाइक महमूद। नाज़रीन, आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका मुंह बोलता सबूत है मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग, जिसके अंदर पाकिस्तान की रेटिंग पहले से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जबकि PTI की जानिब देखा जाए तो उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब उनको सज़ाएँ होती जा रही हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शायद कहा यह जा रहा है कि 6 अगस्त को पहले कहा गया था कि जी रैली होगी लेकिन एहतजाज होगा। अब क्या होगा? अब इन्होंने एक और कॉल दे दिया कि जी 14 अगस्त को, हालांकि मार्का हक बुनियानुम मरसूस के तनाजुर में इस दफ़ा जोशो जज्बा ही कुछ और है। अवाम के जो जज्बात हैं वो दीदनी है और सब इस जश्न आज़ादी को बड़े भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन PTI की जानिब से 14 अगस्त को भी एहतजाज की एक कॉल दी है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है आज के शो के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मज़हर अब्बास साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक जानिब तो जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है और मुल्क भर का बच्चा बच्चा जो है वो जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब से कॉल आ रही हैं एहतजाज की, रैलियों की। क्या लोग बाहर निकलेंगे PTI की इस कॉल पे? ये तो मेरा ख्याल है कल पता चलेगा कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। 5 अगस्त को भी उन्होंने किया, एहतजाज उनका राइट है। देखिए, जाहिर है वो ये समझते हैं कि एक तो उनका मैंडेट चुराया गया, वो समझते हैं मौजूदा हुक्मरान को हुक्मरानी का हक़ नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके लोगों को सज़ाएँ दी जा रही हैं और ये जाहिर है उसी के, लेकिन वो उनके लोग निकलते हैं और वो एहतजाज किस तरह करते हैं, किस तरीके से वो करते हैं, ये कल पता चलेगा। जो अब तक रहा है उनका, हमें पिछली मरतबा जो देखा हमने 5 अगस्त को, असल चीज़ ये नहीं, असल चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा कोई सियासी जमात 14 अगस्त को जो है एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनके अपने इंटरप्रटेशंस होती हैं। जो 1983 में MRD की तहरीक थी वो भी 14 अगस्त को ही शुरू हुई थी और वो मज़ार क़ायद के अहाते से ही शुरू हुई थी। वो ज़ाहिर तहरीक बहाली जमहूरियत थी। आज जो तहरीक, जिसको तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी नाम दे रहे हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है। दोनों चीज़ें ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही हैं। न मुल्क में जमहूरियत सही मानों में आ सकी, न मुल्क में आइन का सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ हो सका। लेकिन ये कि जोश व खरोश तो बहुत होगा। जो है कल जब लोग निकलेंगे, पिछले चंद दिनों में हमने देखा बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और ज़ाहिर है 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अब उसमें किस अंदाज़ में तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएंगे और किस तरीके से, जिस तरह हमने कल देखा कि असद कैसर साहब का एक मौक़िफ़ था और आज़म सवाती साहब का एक दूसरा मौक़िफ़ सामने आया, तो तहरीक इंसाफ यहाँ भी एक तरीके से हमें एक डिवाइडेड हाउस के तौर पे नज़र आती है। तो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनका हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। जब तक वो अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे वो कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला पाएंगे। तो अब ये देखना ये है कि कल के दिन जो है ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ हमारे सामने एक और एक ख़ास, चूँकि इस वक्त जो 14 अगस्त मना रहे हैं वो अभी हाल ही में हमें जो भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो उसको उस तनाजुर में जो है वो स्टेट के तौर पे ज़्यादा जोश व खरोश हमें नज़र आता है। लेकिन अब कल क्या होगा, बस यही दुआ है कि कोई मिसहैप ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे कथा कलामी की माजरत। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह से ये PTI की जो अभी की आदत है वो कह रही कि एहतजाज नहीं करेंगे, जबकि बानी PTI की जानिब से ट्वीट किया गया था कि जी 6 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? इसलिए कि डिवाइडेड हाउस है, इसलिए कि हमें नहीं पता। जो 4 लोग मिलने जाते हैं अगर बानी PTI से, तो 4 लोग एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने लेकर आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बानी PTI से उनकी क्या गुफ्तगू होती है और वो बाहर आके क्या गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन तहरीक इंसाफ में परसिस्ट कर रहा है और उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही। अगर एक, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बानी PTI की तरफ से एक ट्वीट आ जाए कि उनका स्पोक्स पर्सन कौन है, एक वाहिद स्पोक्स पर्सन को वो मुकर्रर करें, जिस क़यादत पर वो यकीन रखते हैं अपनी पार्टी की, उस क़यादत को एम्पावर करें, उससे कन्फ्यूजन दूर होगा। उसमें फिर बार बार मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
आप जिस पर भी एतमाद करते हैं उसका नाम अनाउंस करें, उन लोगों का नाम अनाउंस करें। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरीके से एक सियासी कमेटी भी बनाते हैं, फिर कोई दूसरा जो पीटीआई का लीडर है वो अपने तय कोई बयान जारी कर देता है, वो भी बानी पीटीआई को कोट कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए खुद बानी पीटीआई को के अंदर क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, जो कि मुझे अभी लग रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं नज़र आती। आपको ये लग रहा है कि बानी पीटीआई के अपने स्टांस के अंदर क्लैरिटी नहीं है। अतर काज़मी साहब, आपकी जानिब यही कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले असद कैसर साहब ने आज कुछ बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी हम 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के दिन के तौर पर मनाएंगे। क्या कहा, पहले अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। 14 अगस्त हम का जज्म की पाकिस्तान का हकीकी आजादी का हम बनाएंगे, और मैं अपने तमाम पार्टी अहदेदारों, वर्करों और तमाम अपोजिशन पार्टियों से कहता हूं कि 14 अगस्त को निकलना है पाकिस्तान के लिए और हकीकी आजादी के लिए। आज माशाल्लाह एक नया कानून भी पास हुआ। नए कानून में जितने इख्तियारात दी गई कि 3 महीने किसी को बगैर किसी उसको जेल में रखा जा सकता है, इस तरह कानून साजी जो है ना ये मिसयूज होती है, ये पोलिटिकली विक्टिमाइज करती है और ये अपने अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इस कानून साजी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना असद कैसर क्या गुफ्तगू कर रहे थे। अतर काज़मी साहब, आपकी जानिब आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, जमहूरियत का बचाव है या फिर आइन का तहफ़्फ़ुज़ है? पीटीआई का एजेंडा है क्या, जश्न या एहतजाज? 14 अगस्त को मरकज़ी क़यादत कुछ और बता रही है और जो बानी पीटीआई है वो 6 अगस्त की तारीख दे रहे थे और कम्युनिकेशन गैप लग रहे हैं। क्या वजह है, ये कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, पहले तो तसलसल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती रही कि 14 अगस्त को हमारा अगला मरहला होगा, एहतजाज होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जश्न होगा। बुनियादी तौर पे वो बेसिकली देखें ना, बाहर निकलने के लिए जो एक तरह से इजाज़त ले रहे हैं, वो अगर वो एहतजाज की बात करेंगे तो क्या उनको बाहर निकलने की इजाज़त होगी? अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, तो क्या आज तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल पार्टी वो सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है जो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को यहाँ पे हासिल हैं या होने चाहिए? इस वक्त तो ऐसा ही लगता है कि तहरीक इंसाफ एक कोई खुदा न खास्ता कालादम तंजीम है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से शायद उन्होंने कोई स्ट्रेटजी तब्दील की हो, कहा हो कि जनाब हम जश्न मनाएंगे, शायद इसी बहाने से कोई हमें बाहर निकलने दे। तो अदरवाइज़ तो जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या किसी एहतजाज के लिए कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं, कोई इजाज़त मांगते हैं, तो उनको तो उस तरह इजाज़त नहीं दी जाती। तो जहाँ पे हम तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन देखते हैं, उनके मुख्तलिफ लीडरान के मुख्तलिफ बयानात देखते हैं, उसके साथ साथ जो हालात का जबर है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आज तहरीक इंसाफ कोई जलसा कर सकती है किसी जगह पे? आप बता दें, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जहाँ जहाँ उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी कि क्या वहाँ पे उनको जलसे की इजाज़त मिली? किसी और जगह पे 1-2 जगहों पे उनको इजाज़त दी गई, लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि कानून साजी भी की गई कि हमारी मर्जी के बगैर इस्लामाबाद में अगर कोई जलसा होगा, तो मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन है? लाइक मुज़ाकरात के लिए कुछ पीटीआई के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हामी है, लेकिन बानी की जानिब से कहा जाता है कि मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुज़ाकरात के हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत वाले भी ये कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन भी है, जिस तरह राइटली मज़हर साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से लोग उस मुज़ाकरात में बैठेंगे, क्या वो क्योंकि सर जब से सजाएं हुई है ना ये 9 मई वाली, तो उसके अंदर लोग बड़े इसके ऊपर अब आ गए हैं कि अब मुज़ाकरात हो जाने चाहिए जब से सजाएं हुई हैं। जी, वो पता नहीं बड़े वो लोग कौन से हैं, पर वो तो बहुत सारे लोग जिन लोगों को सजाएं हुई है कि वो उनकी ख्वाहिश है कि कुछ जी उनसे आप में से किसी की बात हुई है? नहीं सर, जाहिर है मतलब एक बयानिया ही है। वो तो शाह साहब तो पहले जेल्स के अंदर से भी लिख चुके हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए। खान साहब को उन्होंने लेटर भी लिखा था। लेकिन मेन क्वेश्चन यही है कि क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पे कमेटी बैठेगी, अरकान बैठेंगे, वो इतने बाख्तियार होंगे कि वो फैसला कर सकें? दूसरी जानिब वो हुकूमत जिसका वज़ीर दिफा टीवी पे बैठ के कहता है कि जी मेरे तो फ्लैट की जो तज़ीनो आराइश है सरकारी रिहाइश का कि वो मैं नहीं करवा सकता, कभी मोहसिन नकवी की मिन्नतें करता हूँ, कभी किसी और तो सर फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि इमरान खान की और पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जिस मुश्किल में ये फंसे हुए हैं, इससे निकलने का क्या तरीकाकार हो सकता है? देखिए, ये तरीकाकार तो उन्होंने खुद अपनाना है, उन्होंने खुद बनाना है। अगर मेरे पास ये स्ट्रेटजी होती तो मैं इमरान खान की जगह होता, इतना
पॉपुलर लीडर होता, मुझे जनाब सबसे ज़्यादा वोट पड़ा होता, तो जिस जमात को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा, जिसका लीडर ये कहता है कि वो सबसे पॉपुलर हैं, तो वो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी तो वो बनाएंगे। हाँ, हम इस चीज़ पे तबसरा कर सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, क्या इस पॉलिसी के अंदर कहीं पे आपको कोई नुक्स नज़र आता है? कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं उनकी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है, और कुछ हुकूमत की साइड पे भी ऐसे इकदाम हैं जिनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो हुकूमत को भी थोड़ी सी नरमी दिखानी पड़ेगी, कुछ गुडविल जेस्चर दिखाने पड़ेंगे। कल भी खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, और एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ को भी टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा, और शाह साहब अगर बाहर आते हैं तो मेरे ख्याल में वो इसमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। यकीनन इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है। मजहर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए रेडी है या नहीं है? और जिस तरह से कुछ लीडरान की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, बानी कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करनी, तो जो सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और क्या हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए रेडी है? देखिए, दोनों तरफ से एक तो एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मसला है वो एतमाद सादी का है। ये ज़बानी जमा खर्च तो चलता रहता है, स्पीकर भी कह देते हैं कि हाँ मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ। आप आज़म नदीर तारड़ साहब का सुने, वो भी यही बात कहते हैं। एक माहौल बनाया जाता है। आप माजी में मुज़ाकरात जो हुए उसकी तारीख़ अगर उठा के देखें तो एक तय किया जाता है कि हाँ अब हम मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, लिहाजा मुज़ाकरात शुरू होने के दौरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी, कोई बयानात नहीं दिए जाएंगे। एक माहौल, वो माहौल ना हुकूमत बना रही है ना तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है ये बात। तो एक क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं है, सारा मसला माजी में मीडिएटर्स होते थे, वो मीडिएट करते थे। यहाँ कोई मीडिएटर नज़र नहीं आ रहा जो दोनों से बात करे। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मुज़ाकरात बाज़ाब्ता और मुज़ाकरात शुरू करें तो क्या हुकूमत की तरफ से ये जेस्चर होगा कि इमरान खान को जेल से किसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दें? अगेन मैंने कहा कि जो मादी की मिसालें सामने रख के कह रहा हूँ और माहौल बनाएं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अलग बात है, नाकाम होते हैं तो जाहिर है आप। तो सर ये हुकूमत ये सियासी रिस्क ले क्यों रही है कि सुनने में तो ये आ रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे तो ये सारा रिस्क खत्म हो जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये सारी खबरें इस तरह की चीज़ें कि वो जी बहुत से लोग तैयार हो गए, वो से ये सब आप स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ हैं। कोट अनकोट आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। चीज़ ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते, पीटीआई किससे मुज़ाकरात करना चाहती है, किससे नहीं, एक क्लैरिटी पीटीआई के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुज़ाकरात बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं तो फिर हुकूमत क्या करे? फिर हुकूमत को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? आप जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट आपको जवाब देती है, आपसे करती है तो आप कर लें। अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही तो अब इसमें हुकूमत क्या करे? हुकूमत जो चीज़ कर सकती है, पहली चीज़ ये कि तहरीक इंसाफ में ये वादे होना चाहिए कि हाँ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हुकूमत से, चाहे वो जो भी उसके पीछे वो हो। अब हुकूमत की तरफ से ये होना चाहिए कि उनकी तरफ से अगर मुस्बत जवाब आता है तो फिर उन्हें माहौल बनाना पड़ेगा। वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनिशियल मुज़ाकरात जब होते हैं तो जिन लोगों पे आपकी जो है इस तरह के केसेस बनाए गए हैं जो सीरियस नेचर के नहीं हैं, तो आप गुडविल जेस्चर के तौर पे उनको रिहा करते हैं। आप उसमें फिर आप बुनियाद बनाते हैं कि मुज़ाकरात किन किन नुकात पर होंगे, उस पर उसके लिए एक कंसेंसस बनता है। और उस दौरान जो है वो पीटीआई के लोग अपने लीडर से जाके मिलें, मुलाकात करें, उनसे गाइडलाइंस लें। इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करे, और ज़्यादा बेहतर हो अगर टॉप लेवल पे मुज़ाकरात हों। तो ये जो माहौल है, मुझे लगता नहीं, पहले भी जब मुज़ाकरात हुए थे उसमें यही था कि ट्रस्ट ही नहीं था। वो लोग जो मुज़ाकरात कर रहे थे वही शाम को टीवी पर आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते थे। तो अब तक मुझे वो मुज़ाकरात की ज़बानी जमा खर्च तो बयानात नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी संजीदा कोशिश नहीं हुई मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ से, और ना ही कोई एक ऐसा माहौल बनता नज़र आया कि जिसमें यह कि सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करने की तरफ गया हो। आप उसमें तहरीक इंसाफ को भी इल्ज़ाम दे सकते हैं और फिर हुकूमत को भी दे सकते हैं उसमें। तो तहरीक इंसाफ में क्लैरिटी आनी चाहिए कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट से। अगर गवर्नमेंट से वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे तो क्लियर कह दें कि गवर्नमेंट से नहीं करना चाह रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, फिर तो आप हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल सर, तो मतलब और अगर आप हुकूमत से मुज़ाकरात, जी सर जी, तो अगर आप
चीज़ ये कि उनमें हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें हैं, अब ये जैसे आज कानून में तरमीम ला के कहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं? मुल्क में आप फंडामेंटल राइट्स को किल कर रहे हैं। आप किस दिन ये कानून ला रहे हैं? 4 दिन बाद ही ले आते, यौम आज़ादी के बाद ही इस तरह के कानून को ले आते। अव्वल तो इसको लाने की ये चीज़ें ओवर लेजिस्लेशन, इस तरह की कानून साजी माजी में भी की गई, और माजी में आज के हुक्मरान माजी में इस पर तनकीद करते थे। माजी के हुक्मरान उस वक्त जब अपोजिशन में थे उस वक्त इस पर तनकीद करते थे। बदकिस्मती यही रही है कि सियासी जमातों की कि जो जब हुकूमत में होते हैं तो उनका मौक़िफ़ ऐसे कवानीन के बारे में कुछ और होता है, और जब वही लोग अपोजिशन में होते हैं तो उनका मौक़िफ़ कोई और होता है। लेकिन ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ कानून है। इससे फंडामेंटल राइट्स जो है, ये कहना कि कोई दहशतगर्द हो, बिल्कुल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपको मौसर लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको अपनी पुलिस की ताकत को मजबूत करना चाहिए। आपका कानूनी अदालती निज़ाम ऐसा हो कि जिसमें फ़ौरी इंसाफ हो, फ़ौरी सज़ाएँ हों उसके अंदर। लेकिन आप किसी को अनहर्ट किए बगैर 90 रोज़ तक कैसे रख सकते हैं? जो एक कानूनी रास्ता है, जो एक आइनी रास्ता है, आप या तो कह दें कि 1973 का आइन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है 1973 का आइन, तो आपने 1973 के आइन के मुताबिक चलना है। ये इस तरह के इक़दामात, और ये ख़ुद मौजूदा हुकूमत जो है ये ख़ुद सोचे कि जब ये पहली मरतबा इस तरह का कानून लाए थे, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट लेकर आए थे 97 में, उसके बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के लोग खुद इसी कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे। उन पे इसी तरह की दफा। तो सर आने वाले वक्तों में आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं के गले का फंदा भी ये बन सकता है। आज ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट भी पास करा लिया गया है। मूडीज़ के सर रेटिंग जो है वो बढ़ गई है पाकिस्तान की। CAA 2 से अपग्रेड होकर पाकिस्तान CAA 1 पर आ गया है, और जिस तरह से मौशी अशारिये जा रहे हैं, सफारती माज के ऊपर पाकिस्तान की जिस तरह से पजीराई हो रही है, फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात कितने अच्छे हो रहे हैं, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान का टैरिफ बहुत कम है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की पोजीशन हमें बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और PTI की जो पोजीशन है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए भी नहीं समझ आई, बानी इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, बाहर जो क़यादत है वो कहाँ पर खड़ी है, कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अतर काज़मी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हुकूमत मज़ीद मजबूत हो रही है? देखिए, हुकूमत मजबूत तब होती है जब उसको अवामी मैंडेट हासिल हो। क्या ये जो सारे इक़दामात हैं, हो सकता है इकॉनमी के ऊपर लेवल के ऊपर चीज़ें जो है दुरुस्त सिमत में जा रही हूँ, क्या आम बंदा इस चीज़ के असरात फील कर रहा है? इस वक्त हालत ये है कि आपकी इकॉनमी जो है, आपकी चीनी वो 200 रुपये से ऊपर किलो मिल रही है। दीगर चीज़ों को आप देख लें, पेट्रोल की क्या कीमत है, दीगर जो हर चीज़ के अंदर आपको लगता है ऐसे है कि महंगाई हुई, और आम बंदा सफ़र कर रहा है। इस सारी इकॉनमी की बेहतरी वाले ये जो सारी बहस है, इसमें क्या लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है? आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान की कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई बहुत बड़ा बूम आया हो? आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री से इस वक्त बात करें, वहाँ पे लगता है ऐसे है कि ना उतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बात होती थी कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक जेंट्री बीच साहब आए थे, कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तो वो प्रॉमिस करके वो कह रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस जो है वो हमारी वो तारीखी सतह पर पहुँच गई है। तो फॉरेन रेमिटेंस ये है ना, जिन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलता, वो बेचारे बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं और बाहर से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का या किसी और मोअज़्ज़िज़ लीडर का क्या किरदार है? वो तो बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं वो तो उनका पैसा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट तो देते नहीं हैं, इलेक्शन लड़ने का राइट देते नहीं हैं। इन्हीं लोगों ने मुखालफत भी की और अब उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी ऐसी हुई है कि जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही हो आम बंदे के लिए? अब ये कितना लॉन्ग टर्म प्लान है? आप 50 साल कम तरीन महंगाई की भी बात करते हैं, क्या महंगाई उतनी कम है जितनी हम बात कर रहे हैं? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब हुकूमत तो कह रही है कि जी कुछ इशारे बेहतर हुए हैं, कुछ चीज़ों के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, और ये अच्छी खबरें तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी, UAE से इन्वेस्टमेंट आएगी, अब अमेरिका से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सो लेट्स होप कि इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल बेहतर करना पड़ेगा। देखें ना, इकॉनमी आपकी जो है वो पॉलिटिकल इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई है। जब तक मुल्क का पॉलिटिकल जो निज़ाम है या जिसको आप माहौल कहते हैं वो बेहतर नहीं होगा तो बहुत सारी रुकावटें आपको नज़र आती रहेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो दावे किए जा रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उस हद तक उसको सपोर्ट नहीं करते।
तो सर आपके कहने का मतलब कि जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं ज़मीन पर उसकी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रही। सेनेटर इफ़नान उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा नून लीग साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ये अभी आप सुन रहे होंगे अतर काज़मी साहब जिस तरह से बता रहे थे, कह रहे कि जी मौशी अशारिये जो भी बता रहे हैं ऑन द ग्राउंड चीनी इतनी महंगी हो चुकी हुई है और ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर बता रहे हैं इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है, ये जो मूडी की रेटिंग आ रही है, ये लोग जो बाहर गए हैं वो लोग फॉरेन रेमिटेंस जिनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा, ये बाहर जाकर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, इस वजह से इजाफा आ रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात ये है कि यही काम पीटीआई के दौर में हुआ होता तो ये हमारे भाई जो है ये कह रहे होते देखिए जी रेमिटेंसेस कितने बढ़ गए हैं, और ये वाकई इनके जो वज़रा थे उन्होंने सेलिब्रेट किया पीटीआई के वज़रा ने कि देखिए जी हमने 5 लाख बंदे जो है वो आज पाकिस्तान से बाहर भेज दिए, ये बाहर जाके जो है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजेंगे। वही काम कोई और हुकूमत कर रही है तो कह रहे हैं कि इसमें आपका क्या कमाल है भाई। इधर इस मुल्क से अगर लोग ट्रेन होके पढ़ के लिख के अगर वो बाहर जाते हैं तो इधर के सिस्टम की कंट्रीब्यूशन होती है ना उनके अंदर। ऐसे तो नहीं होता कि आप बस ऐसे बाहर पहुंच जाते हैं और आपको तो उसके बाद आप वो लोग फिर पैसे कमा के रेमिटेंसेस भेजते हैं। और ये ज्यादातर जो रेमिटेंसेस आते हैं ये उन लोगों के आते हैं जो ड्यूल नेशनल नहीं है। ये तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ये जीसीसी कंट्रीज में रह रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा बेचते हैं। और इनका ड्यूल नेशनलिटी का इशू इनका है ही नहीं, ये तो उनका है जो अमेरिका में, बरतानिया में और जगहों पे रह रहे हैं। तो चीनी की कीमतों पे भी कह दीजिएगा, उन्होंने चीनी का भी पॉइंट उठाया कि 200 रुपए तक पहुंच गई है चीनी। देखिए चीनी जो है वो उसकी कीमत ऊपर गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जरूर है कि तकरीबन 402 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट भी की है हुकूमत ने चीनी, और उससे ज़रा मुबादला कमाया है। तो सर ये क्यों होता है हर दफा पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं फिर जखीरा अंदोजी होती है फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो इस दफा तो ये नहीं होना चाहिए था ना। देखिए वो फोरकास्टिंग के अंदर जो है मुझे लगता है कि इशू हुआ है ये, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ज़्यादा चीनी पड़ी रहेगी तो वो भी किसी काम की नहीं है। लेकिन सर अभी तो चीनी है ही नहीं है मार्केट में, छोटे रिटेलर्स के पास तो चीनी पड़ी कोई नहीं हुई। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ जो ओवरऑल कंट्री के अंदर जो स्टॉक मौजूद है उससे रिलेटेड जो रिपोर्टेड फिगर्स है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है वो 3 लाख टन अब इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी आपने इस साल तकरीबन 4.25 लाख टन जो है चीनी एक्सपोर्ट की है। जहाँ तक कीमत की ताल्लुक है वो आप ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल हुकूमत कोशिश कर रही है और कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ के थ्रू और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है इनको कंट्रोल किया जाए। सही। अतर काज़मी साहब आपकी जानिब आऊँगा, ब्रेक के बाद हम ज़रूर जो है वो इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही चीज़ अगर पीटीआई के दौर में हुई हो तो उसको एज अ प्लस पॉइंट बनाकर बताया जाता है, और यही चीज़ अब अगर हमारी हुकूमत कर रही है तो वो बताया जा रहा है कि जी लोग बेरोज़गार थे इसलिए बाहर गए, हमारी वजह से गए हैं तो फिर वहाँ से इसीलिए रेमिटेंसेज ज़्यादा। कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमती कारकर्दगी की, जो मूडीज़ की रेटिंग आई है उसके अंदर मज़ीद अशारिये बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो पीटीआई की मुश्किलात है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज आपने कॉलम भी लिखा हुआ था एक, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसके अंदर आपने मुख्तलिफ जगहों पर निशानदेही की हुई थी जहाँ जहाँ पीटीआई ने या बानी पीटीआई ने अपनी अपनी माजी में की गई गलतियों का एतराफ़ किया है। तो क्या आपको लगता है कि इसी तरह 9 मई के वाक़यात पर भी कोई एतराफ़ किया जाएगा कि हाँ हमसे गलती होगी? और दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा सर, इस वक्त जब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में है, इस वक्त क्या ये लोग अपने इस मिसाके जमहूरियत और वोट को इज्जत दो पर अमल पैरा है? देखिए आपने कॉलम का उसी पोजीशन को मेंशन किया जो तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से ताल्लुक़ रखता था। मैंने तो और भी एतराफ़ की बात की है कि लोग अपनी गलतियों का एतराफ़ करें तो अच्छी बात होती है। और हालात हाज़रा है ना वो कि बानी पीटीआई नहीं, वही तो है ना, हालात हाज़रा को कई साल हो गए। ये तो बानी पीटीआई जो 9 मई की आप बात करें तो वो तो 9 मई को ओन नहीं कर रहे, तो वो इतराफ़ कैसे करें? अब या तो आप उन पे मुकदमा चलाएं और मुकदमे और साबित करें उनके ऊपर, और ट्रायल पर तो हमेशा ये है कि ट्रायल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ये आपके बुनियादी हक़ है आपका, हर शहरी का, सिर्फ तहरीक इंसाफ या उनके लोगों का नहीं बल्कि हर शहरी का हक़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा है कि वो नहीं हुआ ऐसा। मीसाक़ जमहूरियत की आपने बात की, अब मीसाक़ जमहूरियत उठा लें कि मीसाक़ जमहूरियत में क्या क्या लिखा है, क्या इन दोनों जमातों ने मीसाक़ जमहूरियत पर अमल किया? मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अमल हो सका। उसमें तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का भी था, वही बना देते तो शायद बहुत से लोग जाके इतराफ़ कर लेते। हालांकि हमारे यहाँ
कम है। तो एतराफ़ करना अपनी गलती का बुरी बात नहीं होती, बार बार उसी गलती को दोहराना गलत बात होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो एतराफ़ जो है, तो मेरी तो यही ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों से ये है कि गलती हो तो उसका एतराफ़ करें और फिर उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। जहाँ तक आपने मूडी की रेटिंग की बात की, अभी अथर का अपना था, अफनान का अपना था, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो भी जाए ना, और बेहतर हो जाए, ज़ाहिर इम्प्रूव्ड हुई हैं, तब भी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों तक नहीं आता। और उसकी बुनियादी वजह बैड गवर्नेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ लेवल, लोकल बॉडीज़ को तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट समझती ही नहीं कुछ, कभी भी उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। 18वीं तरमीम का जो है सब उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी उस स्पिरिट को भूल जाते हैं कि वो इख्तियारात वफाक से सूबे तक और सूबे से निचली सतह तक जाने थे। तो इसलिए आपकी जो गवर्नेंस है उसकी वजह से महंगाई अपनी जगह बरकरार भी रहती है और महंगाई बढ़ती भी रहती है। आप इससे भी ज़्यादा आइडियल इकोनॉमिक कंडीशंस में ले आएँ पाकिस्तान को, महंगाई फिर भी कम नहीं होगी। इसलिए कि ये जितनी भी महंगाई कंट्रोल करने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये दे आर हाईली करप्ट। वो उसका जो आप दवाओं को ले लें, आप एक दवाओं की कीमत मुकर्रर होती है, आप जाके उस स्टोर से मांगें, उससे दुगनी कीमत पर वो वहाँ बेच चढ़ा होता है, इसलिए कि उसने ड्रग इंस्पेक्टर को पैसे देने होते हैं, उसको फूड इंस्पेक्टर को पैसे देने होते हैं। इसलिए कभी भी आपकी कीमतें ना कम होंगी, आप महंगाई बढ़ती रहेगी। इसीलिए हमारे यहाँ महंगाई कम नहीं होती। तो ये हुकूमत की नाकामी भी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी होती है कि अगर वो कोई अच्छे इक़दाम कर भी रही है जिसकी वजह से माशी सूरत हाल बेहतर हुई भी हो, लेकिन उसका अवाम में असर तो उस वक्त जाएगा जब अवाम को उसके फल मिलेगा। उसको तो मिलता ही नहीं है, इसलिए कि बीच में पैसा खाया जाता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ को, जब तक अच्छी गवर्नेंस नहीं होगी कायम, उस वक्त तक अवाम को वो उसके समरात नहीं मिलेंगे कभी भी। हम इंटरनेशनली वो करते रहें, रेटिंग्स को बेहतर बताते रहें, इंटरनेशनली रेटिंग्स हमारी अच्छी होती रहें, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कभी भी आवाम को नहीं जाएगा। तो अगर हुकूमत ने उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक ले जाने हैं तो उनको पहली चीज़ ये कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना पड़ेगा, और दूसरी बात अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। अगर उसको बेहतर नहीं करेंगे तो उन्हें कल भी जब इलेक्शन होंगे उन्हें इसी का सामना करना पड़ेगा। ऊपर आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर आवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचते, उसके समरात नहीं पहुंचते, तो फिर आपकी रेटिंग्स आपके लेवल पर बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आवाम के लेवल पे आपको वहीं देखा जाएगा कि आपके दौर में महंगाई हुई। बिल्कुल सर, यही क्वेश्चन लेकर मैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आवाम तक, आवाम को अगर फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा, तो ये जितने मुआशी अशारिये हम बता रहे मूडीज़ की रेटिंग बहुत अच्छी हो गई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही है, जल्द से जुलूस या कोई एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक और लास्ट क्वेश्चन अफनानुल्लाह साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, मीसाके जमहूरियत पर अब अमल क्यों नहीं हो रहा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पावर में है, नून लीग भी पावर में है, आप लोग ही थे जो ये बात करते थे, इस वक्त मीसाके जमहूरियत क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा? देखिए, मीसाके जमहूरियत जो है उसकी जो रूह थी उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमल दरामद हुआ। बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज 2008 से 18 जो है, ना मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की कोशिश की, ना पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने की कोशिश की, मगर एक नई जमात को सिस्टम में लाया गया, उसको जैसे बनाया गया वो सब जानते ही हैं। और उन्होंने फिर वो रोल जो है, जो हमने तो ख़त्म कर दिया था आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कल्चर ऐसा डेवलप कर लिया था कि एक दूसरे को हम बर्दाश्त करने लगे थे। मगर ज़ाहिर है फिर ये इनको लाके बीच में लाया गया ताकि जो मतलूबा नताइज हैं वो उनसे हासिल किए जा सकें। इसलिए जो है आपने देखा कि वो हाइब्रिड निज़ाम जो इमरान खान साहब ने उसका ऐलान किया, और उसकी जो रूह थी फिर वो ज़ाहिर है फिर वो ख़त्म हो गई। फिर वो वापस आप उन्हीं मामलात पे चले गए जो आप 90s में कर रहे थे। जहाँ तक महंगाई की बात है, वो ये इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई पिछले साल बहुत हाई परसेंटेज पे थी, पिछले साल, और उसको फिर नीचे लाया गया है। और अगर आप देखें तो 38% जो थी वो इन्फ्लेशन थी,
और अभी जो इस साल आई है वो तकरीबन 4% आई है। अब बात ये है कि कुछ कीमतें नीचे आई भी हैं। मिसाल के तौर पे बिजली की कीमत जो है वो 45-40 रुपए का यूनिट था, जो अब 37 रुपए का मिल रहा है। तो ये कीमत नीचे आई है और भी जगहों पे है, लेकिन ये महंगाई दो वजूहात की बिना पे होती है। एक, जो आप ज़ाहिर है जो आपका डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए जब हुकूमत पैसा प्रिंट करती है तो वहाँ से महंगाई आती है। और दूसरा जो है वो आपके जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ अगर अच्छी तरह मैनेज ना हो रही हो तो ग्राउंड पे अगर प्राइस कंट्रोल सही तरह ना हो तो फिर उसकी वजह से भी महंगाई आती है। तो ये दोनों काम जो है उसके ऊपर हुकूमत ने काफ़ी फोकस रखा है। इंटरेस्ट रेट जो है उनको नीचे लेके आए हैं, डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक आना शुरू हो गया है और मजीद आएगा। सही। तो और उम्मीद तीसरा करते हैं सवाल सर कि आपका आए। हम तो जिससे चाहते हैं कि मुतालिक ये जो जिस तरह मजहर अब्बास साहब कह रहे थे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आवाम तक आए, हम तो चाहते हैं ज़रूर, लेकिन हमें आता हुआ नजर नहीं ना आ रहा। जिस तरह से अतर काज़मी साहब कह रहे थे कि जो मुआशी अशारिये मूडीज़ की रेटिंग बेहतर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। तो अतर काज़मी साहब, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं जिस तरह से अभी सेनेटर अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी और जो चीज़ों की वजूहात कुछ और है तो उसका हमारे ऊपर नहीं डाला जा सकता। जो अशारिये बेहतर होते हैं उस दौर में तो आप कहते हैं हमारी बेहतरी थी, इसके अंदर अभी अगर हमारी बारी में ये सब कुछ हो रहा तो आप कह रहे जी कि बेरोजगारी की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। अतर काज़मी साहब, आपसे एक तो इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा, दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन के बारे में ज़रूर कुछ कहिएगा कि खान साहब कहते हैं कि जी नहीं हिस्सा लेना, तो सियासत में क्या इस तरह की भी कोई पोजीशन होती है कि आप ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा न लें? देखिए, मसला ये है कि अगर मेरी किसी बात से सेनेटर अफनान साहब की दिल आज़ारी हुई है तो मैं पूरी कौम की तरफ से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मसला ये है कि जो यहाँ पे महंगाई हो रही है और जो इनकी हुकूमत कर रही है, ये हुकूमत में है तो इन्हीं के ऊपर तनकीद है। ठीक है, तो वो देखें, इनकी हुकूमत है तो इन्हीं के ऊपर जी जी अतर काज़मी साहब, जी जी कंटिन्यू कीजिए सर। मसला ये कि जी वो मैं देखें, अब मसला ये है कि इस वक्त इधर हो रहा क्या है। हो रहा ये है कि सेनेटर साहब जिस ऐवान के ये रुकन हैं उस ऐवान के चेयरमैन की तनख्वाह इन्होंने 600% इजाफा कर दी। क्या सेनेटर साहब ने या इनकी जमात ने खड़े होकर उसके ऊपर बात की? उसी चेयरमैन सेनेट का बेटा 2 करोड़ की घड़ी पहन के बार्सिलोना में घूम रहा था, उसकी घड़ी किसी ने छीन ली। देखें, ये हो रहा है यहाँ की आवाम के साथ। ये किसी भी दौर में हो इसी तरह होता है कि क्या आवाम के लिए वो किया जा रहा है जो हुक्मरान शराफी के लिए किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, आज आसफा भुट्टो साहिबा को याद आया, ये तो 1.5 साल से मामला चल रहा है। अब जब वो सारे बंद हो गए हैं आज आपको याद आया। तो अशराफिया की मरात में तो कहीं पे भी आपको कमी नज़र नहीं आती। फिर अगर आप मिसाके जमहूरियत की बात करें, क्या मिसाके जमहूरियत में जिस तरह के पीका कानून में तरमीम की गई है वैसे कानून का जिक्र था? जो कानून आज पास किया गया है ऐसे कानून का जिक्र था? क्या मिसाके जमहूरियत में इस चीज़ का जिक्र था कि जी मर्जी से जलसा नहीं होगा तो 3 से 10 साल की हम सज़ा दे देंगे? क्या ये सारी चीज़ें मिसाके जमहूरियत में थी? आज तो माशाल्लाह वज़ीर दिफा बाबांगे दौल कहते हैं कि जी हाइब्रिड निज़ाम है। सेनेटर साहब तो उस वक्त भी हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन क्या इस वक्त ये मान सकते हैं कि मुल्क में वो नहीं है हाइब्रिड निज़ाम? तो इसलिए तनकीद होती है, किसी से ज़ाती अनाद तो होती नहीं है। अगर आप चीनी की कीमत की बात करें, चीनी की कितनी जो है एक्सपोर्ट वज़ीर आज़म साहब के बेटे की शुगर मिलने की कितने अरब की, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? तो जब हुक्मरान अशराफिया बिजनेस भी कर रही हो, मरात भी ले रही हो, तो फिर तनकीद भी उन्हीं के ऊपर होगी ना। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है ज़िमनी इंतखाबात का, वो तो देखें उन्होंने फैसला करना है तहरीक इंसाफ वालों ने कि वो लेंगे या हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जो NA 1 to 9 है उसमें तो अहमद अजहर साहब के कागजात मंजूर हो गए, कहा यही जा रहा है कि उसमें वो ज़रूर हिस्सा लेंगे। बाकी जिस तरीके से इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, जो मसला है और जो फॉर्म 45 और 47 की बहस है, उसके ऊपर सारी सियासी जमातों को देखने की ज़रूरत है। माजी में नून लीग इसका शिकार रह चुकी है, पीपल्स पार्टी इसका शिकार रह चुकी है। एंड ऑफ द डे ये सारे हमारे जो मोजिज़ दोस्त हैं इन्होंने फैसला करना है कि ये चीज़ों को आगे किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। सही। अफनानुल्लाह साहब, क्विकली आप जवाब देना चाहेंगे अतर काज़मी साहब के सवालों का? देखिए, मैं जो इन्होंने बात की है मिसाके जमहूरियत में कहाँ है ये वाले मामला, तो मैं तो ये जिस दिन इमरान खान साहब ने एक इवेंट किया था बतौर वज़ीर आज़म खड़े होकर ऐलान किया था कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम आ गया है, उस दिन फिर आप मिसाके जमहूरियत की तो ख़त्म हो गया ना मामला। वो तो फिर और ये जो आप कह रहे हैं कि अभी इस वक्त क्या है, ये उसी निज़ाम की कंटिन्यूशन है जो इमरान खान साहब बना के गए थे। और निज़ाम लाए जाते हैं फिर वो ख़त्म करते करते होते हैं, इतने आराम से नहीं होते। तो ये हमारी खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि इस मुल्क में आइन हो और कानून हो और जमहूरियत हो, बाकी लोगों की भी है ना। आज भी इमरान खान साहब ये फरमाते हैं
कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम ही रहे। वो आज भी इस हाइब्रिड निज़ाम का एक पिलर है खुद इमरान खान साहब, जब वो ये बात करते हैं। तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी आप की चाहते हैं कि 2013 से 18 वाला आपके साथ मामला किया जाए जो पहले किया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उसकी चार्टर डेमोक्रेसी की रूह से पीटीआई को कुछ नहीं कहा। इन्होंने हालांकि हर किस्म की साजिश हमारे खिलाफ की, लेकिन उसका नतीजा फिर क्या निकला आपके सामने सबके, कि वो जो है वो बजाय इसके कि इसके ऊपर शर्मिंदा होते, वो इस पे सही है। अफनानुल्लाह साहब, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बानी जो पीटीआई जो है वो ही सामने इस सारे हाइब्रिड निज़ाम के जो है ना वो लाने वाले भी वही हैं और पिलर हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। तो नाज़रीन, ये था आज का शो। सेनेटर अफनानुल्लाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अतर काज़मी साहब तजिया निगार और मज़हर अब्बास साहब तजिया निगार हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने मेज़बान फाइक महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।